अस्सलाम वालेकुम। आज कमाल टीवी की तरफ से आपको एक कहानी पेश की जा रही है जिसका नाम है बेटे का गम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो टाइम पे मिले। हम मुल्तान में रहा करते थे जबकि चचा जान का घर लाहौर में था। मेरी निस्बत बचपन में चचा आबिद के बेटे इरशाद से हुई थी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और कभी कभी अम्मी अब्बू से मिलने के लिए आते थे। इरशाद खूबरू नौजवान थे, वो मुझे पसंद करते थे, मैं भी उनको चाहती थी। एफ पास कर लिया तो चचा चची शादी की तारीख लेने आ गए। मैंने उनको खुशदिली से खुशामदीद कहा। इस मर्तबा इरशाद नहीं आए थे, उनके वालिदैन आए थे। मेरा दिल बेचैनी महसूस करने लगा क्योंकि मुझे इरशाद का इंतज़ार रहता था। चची ने बताया कि इरशाद के फ़ाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं इसलिए वो नहीं आया। खैर शादी की तारीख तय हो गई, मिठाई बांट दी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं बहुत खुश थी कि नई ज़िंदगी की तरफ जा रही हूँ। चचा जान का घर देखा बाला था, कोई अजीब नीयत न थी। शायद इसलिए मैं रुखसती के वक्त नहीं रोई थी जबकि अम्मी अब्बू रो रहे थे और मैं सोच रही थी कि चाचा चची मुझसे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं, फिर मुझे रोने धोने की क्या ज़रूरत है। जब अम्मी अब्बू की याद आएगी उनसे मिलने जाऊंगी। लाहौर से मुल्तान का सफ़र सिर्फ 5 घंटे का ही तो है। शादी के कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजरे, नई खुशियों में वक्त गुजरने का पता ही न चला। उस दौरान एक मर्तबा अम्मी अब्बू भी लाहौर आए और 3 दिन रहकर चले गए। वक्त के साथ साथ इरशाद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। वो मुलाजिमत की तलाश में मसरूफ़ हो गए। 1 माह के बाद उनको नौकरी मिल गई। अब वो सुबह जाते और शाम को तके हारे आकर लेट जाते। सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था, रात को जल्दी सो जाते। सारा दिन घर में अकेली बोरियत महसूस करने लगी। सास के घर के कामों में मगन हो जाती। ससुर साहब अपने कमरे में अखबार और रसाइल से दिल बहलाते या फिर सो जाते। घर में बच्ची भी न थे कि उनके साथ हंस बोल कर दिल बहला लेती। एक देवर जो बैरूनी मुल्क पढ़ने गया हुआ था और नन की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर में रहती थी। मेरा मैका भरपूर था। हम 6 बहन भाई थे, मुझ समेत 4 बहनें और 2 भाई। घर में हम वक्त हला गुला और हंगामा रहता था। मैं रौनक और शोर शराबी की आदी थी। खामोशी और तन्हाई मुझे सख्त नापसंद थी जो सांप की तरह डसती थी। अक्सर इरशाद से शिकवा करती कि आपके घर में इतना सन्नाटा क्यों है कि उल्लू भी नहीं बोलते। मुझे बड़ी वहशत होती है, सारा दिन आपके इंतज़ार में गुजर जाता है। वो कहते कि मुलाजिमत लाजमी है, मुलाजिमत न करूं तो तुमको कैसी खुशियां दे पाऊंगा। लाहौर आए और 3 दिन रहकर चले गए। शादी को 6 माह गुजर गए तो मेरा पैमाने सब्र लबरेज हो गया। जी चाहता कि मैं के उड़कर चली जाऊं और बहन भाइयों के साथ हला गुला में खो जाऊं। कई बार दबे लफ्ज़ों में इरशाद से भी जिक्र किया कि मुल्तान जाने को दिल चाहता है। उन्होंने जवाब दिया, अकेली कैसी जाओगी तुम? कुछ दिनों बाद मुझे छुट्टी मिलेगी, फिर ले जाऊंगा। इन कुछ दिनों के इंतज़ार में भी काफ़ी दिन गुजर गए। उनको छुट्टी ना मिली और मैं की याद में सिसकती रही। अम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने डार्स दी कि सब्र करो, शुरू में अपने घर रहना अच्छा है। जल्दी जल्दी मैं के आना लड़की को ससुराल की नज़रों में गिरा देता है। साल बाद जाकर कहीं इरशाद को फुर्सत मिली। उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और मुझे मैं के जाने की नवीद सुनाई। मेरी खुशी से हाथ पांव फूल गए। समझ में ना आता था कि तैयारी कैसे करूं। चच्ची ने हिम्मत बंधाई, मेरा बैग तैयार किया और हम मियाँ बीवी बज़रिया रेल मुल्तान रवाना हो गए। साल बाद घर को देखा तो गुजरी यादें तन मन से लिपट गईं।
खुशी से आंखों में आंसू आ गए। वही दरो दीवार, वही आंगन, आंगन में लगे पौधे और नीम का दरख्त जिस पर सुबह सवेरे और सरे शाम चिड़ियाँ चहचहाती थी, तो रूह फरहत का एहसास जाग जाता था। आज भी बहन भाइयों के चहकारों से घर जाग रहा था। अम्मी से जाती ही लिपट गई, हालांकि घर में मुझे कोई तकलीफ न थी, फिर भी मेरी सिसकियाँ बन गईं। हफ्ता पलक झपकते गुजर गया और वापस जाने का दिन आ गया। लगता था जैसे अभी आई थी, सांस भी न ले पाई थी कि फिर से राहते सफ़र बांधना पड़ गया। अम्मी ने कहा भी, अगर इरशाद की छुट्टी नहीं है तो तुम रह जाओ, उसे जाने दो, कुछ दिन और रहो, हम खुद वापस छोड़ आएंगे। लाहौर कौन सा दूर है, लेकिन इरशाद की मर्जी न थी, वो मुझे साथ ले जाना चाहते थे। तभी मुझे उनका ख़राब मूड देखकर जाना पड़ा। माँ बाप के घर के दहलीज पर कदम रुक गए और आंखों में बेतहाशा आंसू बहने लगे, जिनको मैंने चादर से छुपा लिया। वाकई लड़कियां पराया धन होती हैं, लाख माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करें, जाना तो उन्हें पराए घर ही होता है। शुरू में मैकी की याद दिन रात चुटकियाँ लेती थी। रफ्ता रफ्ता इस कैफियत में कमी आने लगी। फिर अल्लाह ने गोद हरी कर दी और मैं बच्चे की परवरिश में महू हो गई। अल्लाह ने पहला बेटा दिया था। ससुराल में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी भी आई हुई थी, चले तक रहकर वापस चली गई और मुझे नौजायदा की परवरिश के कुछ गुर सिखा कर गई। मैं नन्हे अदील की परवरिश में गुम थी। अब अम्मी अब्बू बहन भाई सब पीछे रह गए। हर वक्त अदील को गोद में लिए रहती थी। मैं का भूलता जाता था, फिर भी औरत के दिल से कभी मैकी की याद पूरी तरह महू नहीं होती। वक्त गुजरता रहा, मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। इस दौरान मुल्तान जाना न हो सका। अम्मी 2-3 बार आकर मिल गईं। बहनें फ़ोन करती तो शिकवा करती, बाजी तुम तो बड़ी कठोर निकली, शादी के बाद बस लाहौर की होकर रह गई हो, कभी हमारी याद ही नहीं आती। मैं जवाब देती, तुम लोग भी कठोर दिल हो, अगर मैं बच्चों की वजह से नहीं आ पाती तो तुम लोग ही आ जाओ, तुमको क्या मजबूरी है जो नहीं आती हो। कैसे आएं, कॉलेज स्कूल की भी तो मजबूरी है, जब सबकी छुट्टियां एक साथ होंगी तो आ जाएंगे। कभी कहती, अब्बू आएंगे तब भी आएंगे ना। एक रोज़ सोच रही थी, ऐ काश वहाँ से किसी शादी का बुलावा ही आ जाए। दुआ की कबूलियत का वक्त था। उसी दम अम्मी का फ़ोन आ गया कि नवीद की मंगनी है और तुम लोगों ने शरीक होना है। इरशाद आए तो मैंने उनसे कहा, खुशी से निहाल थी कि आखिर अल्लाह ताला ने मुल्तान जाने का मौका अता कर दिया। तवक्को थी कि इरशाद कहेंगे, चलो तैयारी बांध लो, लेकिन ये आरजू ही रही। इस रोज़ नन्ही मियाँ को बुखार चढ़ गया। तभी उन्होंने जाना मतरूक कर दिया और अम्मी से कहा, अम्मी जान आप नवीद की मंगनी में चली जाइए, हम शादी में जाएंगे। हमारे बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो सफ़र में मज़ीद बिगड़ जाए। ये सुनकर मेरी खुशी की कलियों पर ओस पड़ गई, सारी मुसरत हवा हो गई। इरशाद से कहा कि नन्ही की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, हम 5-6 घंटे का सफ़र आसानी से तय कर लेंगे। कहने लगे, मैं लाहौर से मुल्तान ड्राइव नहीं कर सकता, ट्रेन में मुश्किल होगी, अम्मी अब्बू को जाने दो, हम शादी में शरीक हो जाएंगे। मैं चुप हो गई। उससे बहस करनी फजूल थी। जानती थी कि उनका सफ़र करने का मूड नहीं है, ज़्यादा इसरार कर लूँ तो उकड़ जाएंगे। सब्र के घूंट पीकर खामोश हो गई। चचा चची मुल्तान चले गए और मैं हसरत से उनको देखती रह गई। 3 दिन बाद वो लौट आए। अम्मी को मेरे शरीक न होने का दुख था। आखिर को सगी बहन की मंगनी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मेरी आवाज़ बुझी हुई थी। तभी उन्होंने डारस दी, कोई बात नहीं गुड्डू, परेशान ना हो,
बेशक तुम्हारे ना आने से कमी महसूस हुई है, लेकिन बच्चे की सेहत का मामला है। नवीद की शादी 1 माह बाद है। तुम आ जाना, सारी कल्फ दूर हो जाएगी। वक्त तेजी से गुजरता है। 1 माह भी गुजर गया और फिर नवीद की शादी का कार्ड आ गया। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी बांध ली। जाने से पहले 2-3 बार मियाँ ने इशारतन कहा कि मुल्तान में सख्त गर्मी है, कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाएं। अच्छी तरह सोच लो। मैं तो तपी हुई थी, तिंक कर बोली, सोच लिया है, सगी बहन की शादी है और मैं ना जाऊं। आप भी कमाल करते हैं। अगर आपकी बहन की शादी होती तो क्या आप शरीक ना होते? इरशाद को छुट्टी ना मिली। बादिर नाख्वास्ता तैयारी बांधी और हम रक्षा में बैठकर रेलवे स्टेशन आ गए। मुझे जनाना डब्बे में सीट मिली। तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे अब्बू को फ़ोन कर देता हूँ, वो तुमको स्टेशन आकर उतार लेंगे। मैं कल परसों तक आ जाऊँगा, मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, इतने दिन मैं वहाँ रह लूँगी। आप शादी ख़त्म होती ही वापस चलने का हुक्म दे देंगे। इरशाद ने मुझको जनाना डब्बे में सवार करा दिया और अब्बू को फ़ोन कर दिया। ट्रेन और डब्बा भी बता दिया। मैं खुशी खुशी डब्बे में बैठ गई। किसी किस्म का खौफ महसूस ना किया, बस जाने की सरशारी में डूबी हुई थी। जबकि इरशाद मुझे अकेले भेजने पर मुतफक्कर लग रहे थे। इन दिनों चाचा चाची दोनों फ्लू का शिकार लग रहे थे। वो नहीं जाना चाहते थे। बहरहाल गार्ड ने सीटी दी, ट्रेन चलने लगी और दूर तक इरशाद बच्चों को हाथ हिला हिलाकर खुदा हाफिज कहते नज़र आते रहे। यहाँ तक कि ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और वो नज़रों से उजल हो गए। मेरा बेटा 3 बरस का था और बेटी साल भर की थी। जगह की तंगी की वजह से बराबर बेटी मुसाफिर औरत ने मेरे बेटे को गोद में बिठा लिया। वो मुसाफिर औरत की गोद में सो गया, जबकि बेटी को मैंने अपने गोद में सुला लिया। 2 घंटे के बाद ट्रेन रुक गई। नन्ही सूफिया रोने लगी। उसका नमकीन गीला हो गया था। मैंने मुसाफिर औरत से कहा, तुम ज़रा मेरे बेटे को थामो, मैं वॉशरूम जाकर नैपकिन बदल लूँ। मैं ज़रा देर बाद जब नेपी तब्दील करके वापस आई तो वो मुसाफिर औरत जिसको मैंने बेटा तमा दिया था अपनी सीट पर ना थी। इधर उधर देखा, जल्दी में थोड़ा सा आगे बढ़ी और सारा डब्बा देख लिया। औरत का नामो निशान भी न था। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इर्द गिर्द की मुसाफिर औरतों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ न बताया। सभी ने लाइल्मी का इजहार किया। अफसोस कि मैंने मुसाफिर औरत का नाम पता तक न पूछा था। ये भी न पूछा था कि तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। जब मैं रोने लगी तो मुझे रोते देखकर खिड़की के पास बैठी औरत उठकर मेरे पास आई और रोने की वजह पूछी। मैंने कहा कि अपने साथ बेटी औरत को मैंने बेटा दिया था। वो उसे गोद में लेकर बैठी थी। बच्चा सो गया था। मैं वॉशरूम चली गई थी। वापस आई तो औरत मेरा बच्चा लेकर गायब हो गई थी। वो भूली कि एक औरत अभी पिछले स्टेशन पर उतरी है। उसके गोद में 3 साल का बच्चा था। क्या उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था? हाँ, वही औरत थी। मगर अब क्या करूं? जंजीर खींच लो, ट्रेन रुक जाएगी। पुलिस आएगी तो उसको बताना कि औरत तुम्हारा बच्चा लेकर उतर गई है। मैंने ट्रेन की जंजीर खींची, बहुत ज़ोर लगाया, मगर वो शायद जंग आलूद हो चुकी थी। मुझसे खींची न गई। तभी उधर से एक कोल्ड ड्रिंक वाले का गुजर हुआ। उसने मुझे परेशान जंजीर खींचते देखा तो पूरा जोर लगाकर जंजीर खींच दी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता होते होते रुक गई। ट्रेन का मुतालिका अमला आया। मैं रो रही थी। औरतों ने बताया कि पिछले स्टेशन पर कोई मुसाफिर औरत इनका बेटा उठाकर उतर गई है। डब्बे में शोर सा मच गया। पुलिस अफसर ने मुझे नीचे उतार लिया।
پھر انہوں نے میرے شوہر کو فون کر دیا اور اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا کیا، مگر وہ عورت نہ ملی۔ جانے وہ میرے لخت جگر کو لے کر کہاں چلی گئی کہ تلاش بسیار کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے مجھے جیتی جی مار دیا۔ آج اس واقعے کو 30 برس سے زیادہ بیت گئے ہیں، مگر یہ زخم جیسے پہلے دن کی طرح آج بھی ویسی ہی ہرا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ ہرا ہی رہے گا۔ مت پوچھئے کہ ارشاد کا کیا حال ہوا۔ آج زمانے کی ساری خوشیاں، تمام سہولتیں ہمارے پاس ہے، لیکن ننھا عدیل کی جگہ کوئی شے نہ لے سکی۔ وہ آج بھی میرے دل میں ہمکتا ہے اور اس کی یاد مجھے کسی پل قرار نہیں لینے دیتی۔ میری باہیں اس کی گود میں بھرنے کو ترستی ہیں۔ کاش میں اپنے شوہر کے بغیر اکیلے سفر نہ کرتی تو یہ سانحہ پیش نہ آتا۔